कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को योगिता दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मजे से घर में ही खेल कूद रहे होंगे। सबसे पहले हम लेके आए हैं आपके लिए मीना की कहानी, स्कूल हो तो ऐसा। और उसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान का पाठ 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, और अध्यापक है आशीष गोस्वामी। और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का पाठ 1 जीव जगत का वर्गीकरण, और अध्यापिका है अर्चना परमार। तो बच्चों, मुझे पता है आपको इंतजार है मीना की कहानी का, तो हम भी ज्यादा आपको इंतजार नहीं करवाते। चलो मिलके सुनते हैं मीना की कहानी, स्कूल हो तो ऐसा। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? क्यों बैठे हैं चुपचाप? अरे भाई, मैं आ गया हूँ रंग जमाने और आप सबको मीना से मिलवाने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही स्कूल के स्टाफ रूम में टीचर जी के साथ। क्या कहा? कौन टीचर जी? अरे भाई, टीचर जी है मीना के स्कूल की नई अध्यापिका। आज ही आई है टीचर जी। अभी मीना टीचर जी को सब बच्चों की कॉपियां दिखा रही है। हर पन्ने पे इतनी गलतियां। मीना, ये कॉपी किस बच्चे की है? टीचर जी, ये कॉपी चिंटू की है, जो आखिरी बेंच पे बैठा था चश्मा लगा के। ओह, अच्छा। मीना, एक बात बताओ, ये चिंटू हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहता है? टीचर जी, पता नहीं चिंटू को क्या हो गया है। वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो सबसे खूब हंसता बोलता था, साथ में खेलता था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल चुप रहता है। ना किसी से बात करता है और न ही किसी के साथ खेलता है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से वो स्कूल भी कभी-कभी ही आता है। कभी-कभी ही आता है, ना हंसता ना हंसाता है। मिट्ठू चुप। अरे ये क्या हुआ टीचर जी? ये देखो मीना, चिंटू की कॉपी। लगभग 3 महीने पहले उसके किए काम में एक भी गलती नहीं है, बल्कि हर पन्ने पे तुम्हारी बहन जी ने उसके लिए बहुत अच्छे और शाबाश जैसे शब्द लिखे हैं। मीना, क्या पिछले 3 महीनों में चिंटू को कोई बीमारी या उसके घर में कोई समस्या वगैरह तो नहीं? नहीं टीचर जी। तो क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से चिंटू? टीचर जी, हो सकता है राघव सर की वजह से। राघव सर? हाँ टीचर जी, 3 महीने पहले राघव सर हमारे स्कूल में पढ़ाने आए थे, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। राघव सर बहुत गुस्से वाले थे, वो बात बात में बच्चों को डांटते थे। क्या राघव सर ने चिंटू को भी कभी डांटा था? हाँ टीचर जी, बहुत बार। बल्कि राघव सर ने 2-3 बार चिंटू को सजा भी दी थी। शायद इसी वजह से वो इतना चुप रहने लगा है। क्या चिंटू के दोस्तों ने कभी उससे वजह जानने की कोशिश नहीं की? टीचर जी, हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ बोलता ही नहीं। मीना, चिंटू को सबसे अच्छा क्या लगता है? कहानियाँ सुनना। कहानियाँ सुनना। ठीक है मीना, ये सब बताने के लिए धन्यवाद।
और आधी छुट्टी के बाद मीना की क्लास में। बच्चों, क्या तुम्हें कहानी सुनना अच्छा लगता है? जी टीचर जी। चिंटू, तुम कुछ नहीं बोले। क्या तुम्हें कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है टीचर जी। शाबाश। बच्चों, जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है स्कूल हो तो ऐसा। बहुत साल पहले एक छोटा सा राजकुमार था। उस राजकुमार का नाम था सूरज। सूरज को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल जाता था, वहाँ जाके पढ़ता था, लिखता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, सबसे खूब बातें करता था, खूब हंसता था। लेकिन एक दिन सूरज के स्कूल में एक नया टीचर आया। उस टीचर का नाम था कड़कलाल। कड़कलाल बहुत गुस्से वाला आदमी था। सबको डांटता रहता था। कभी किसी को हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देता, तो कभी किसी को मुर्गा बनने को कहता। एक दिन कड़कलाल ने एक छोटी सी बात के लिए सूरज को भी सजा दे दी। फिर क्या हुआ टीचर जी? क्या हुआ? सूरज रोने लगा। सोचो सोचो। टीचर जी, मुझे तो लगता है कि उस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने कड़कलाल को स्कूल से निकाल दिया होगा। बिल्कुल ठीक सोचा मीना ने। सूरज और उसके दोस्तों ने कड़कलाल की शिकायत की और कड़कलाल वहाँ से चला गया। बच्चों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी में आगे क्या हुआ टीचर जी? बताइए ना। तुम सब सोचो, क्या हुआ होगा आगे? मैं बताऊं टीचर जी? हाँ हाँ चिंटू, बताओ। राजकुमार सूरज ने पढ़ना लिखना, स्कूल जाना सब छोड़ दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कड़कलाल के बुरे व्यवहार के कारण सूरज को इतना बुरा लगा कि उसे स्कूल के नाम से ही नफरत हो गई। सूरज उस दिन के बाद कभी स्कूल नहीं गया। यही नहीं, अब तो सूरज ना अपने किसी दोस्त से बात करता, ना ही उनके साथ खेलता। फिर क्या हुआ टीचर जी? समय बीतता गया। अब सूरज राजा बन चुका था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ महल में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, महाराज, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें स्कूल में इनका दाखिला करा देना चाहिए। सूरज बोला, नहीं महारानी, अगर हमारे बच्चे स्कूल में गए तो ये भी मेरी तरह उदास और दुखी हो जाएंगे। फिर क्या हुआ टीचर जी? मीना, महारानी बहुत समझदार थी। उसने सूरज से कहा, महाराज, आप तो इस राज्य के राजा हैं। आप एक ऐसा स्कूल खुलवाइए जिसमें ऐसे नियम हो जिससे सभी बच्चे उस स्कूल में आराम से खुशी खुशी पढ़ सके। हमारे बच्चे भी। मजा आएगा। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि महाराज सूरज ने अपने उस स्कूल में क्या क्या नियम लागू किए होंगे ताकि सभी बच्चे उस स्कूल में मजे से पढ़ लिख और खेल सके? सोचो सोचो। टीचर जी, ये भला हम लोग कैसे सोच सकते हैं? बड़ी सरल सी बात है चिंटू। बच्चों, राजा सूरज ने अपने स्कूल में वही नियम लागू किए जो तुम लोग अपने स्कूल में चाहते हो। अब सोच के बताओ कि तुम लोग अपने स्कूल को कैसा देखना चाहते हो? टीचर जी, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में हर टीचर बच्चों से प्यार से बात करे और हमें नए नए मजेदार तरीकों से पाठ पढ़ाए। शाबाश दीपू। चिंटू, अब तुम्हारी बारी। टीचर जी, मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर ना तो बच्चों को डांटे, ना ही उन्हें सजा दे। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने चिंटू। और कोई? मैं चाहती हूँ टीचर जी कि सभी टीचर अपने विद्यार्थियों से एक सा व्यवहार करें, जाति और धर्म का भेद किए बिना। वाह मीना, क्या बढ़िया बात कही है तुमने। कृष्णा, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? टीचर जी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी टीचर और विद्यार्थी कभी किसी विकलांग बच्चे का मजाक ना उड़ाए। तुमने सही कहा कृष्णा। रानो, तुम कहो। टीचर जी, मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में सभी टीचर रोज स्कूल आया करे। जिस दिन टीचर स्कूल नहीं आते, उस दिन पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है।
नुकसान होता है, मिट्ठू परेशान होता है। शाबाश बच्चों, तुम सबने बिल्कुल ठीक बातें बोली। पता है, महाराज सूरज ने भी अपने स्कूल में और अपने राज्य के सभी स्कूलों में यही नियम लागू किए और फिर उनके राज्य के सभी स्कूलों में हर एक टीचर ने हर एक विद्यार्थी से एक समान व्यवहार किया, जाति और धर्म का भेद किए बिना। किसी भी टीचर ने कभी किसी विद्यार्थी को ना ही डांटा, ना ही कोई सजा दी। हर बात प्यार से समझाई। किसी भी टीचर या बच्चे को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाए। हर एक टीचर को स्कूल में रोजाना उपस्थित रहने का निर्देश था। टीचर जी, ये सब नियम तो हमारे स्कूल में भी है। हाँ मीना, तभी तो हमारा स्कूल है बच्चों के लिए अनुकूल। टीचर जी, कहानी में आगे क्या हुआ? महाराज सूरज के राज्य में हर स्कूल ने इन नियमों का पालन किया। अब हर एक स्कूल में सभी बच्चे बहुत खुश थे। ये देख के महाराज सूरज भी बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी से बोले, महारानी, आज मैं सभी बीती बातें गया हूँ भूल, इसलिए मैं भी बच्चों के साथ कल से जाऊंगा स्कूल। चिंटू, कैसी लगी कहानी? टीचर जी, आपकी कहानी सुन के मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। मैं एक व्यक्ति के बुरे व्यवहार के कारण स्कूल से नफरत करने लगा था, लेकिन आपकी कहानी सुन के मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला चिंटू? यही टीचर जी कि मैं फिर से मन लगा के पढ़ाई करूंगा ताकि मैं बड़ा होके एक टीचर बनूं और हर विद्यार्थी से ऐसा व्यवहार करूं कि वो सब स्कूल से बहुत प्यार करे। भाई वाह, टीचर जी की कहानी सुन के तो मुझे भी बहुत मजा आया। ये सच है दोस्तों, अगर टीचर बच्चों से प्यार भरा व्यवहार करें, उनमें कोई भेदभाव ना करें, नियमित रूप से पढ़ाएं, तो स्कूल से मजेदार जगह हो ही नहीं सकती। सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। हर टीचर विद्यार्थियों से करे मधुर व्यवहार, ताकि हर एक बच्चे को हो अपने स्कूल से प्यार। ओहो, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू। भाई, अब कविता के बाद एक गाना तो बनता है ना। तो ये रहा आज का गाना। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, टीचर है ऐसे भले। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। आहा, क्या बढ़िया गाना था। और अब अब समय है खेलने का। तो जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर। हाँ, मैं एक अक्षर बोलूंगी और उस अक्षर से तुम मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताओगे, ठीक है? जी बहन। तो आज का अक्षर है भ। सबसे पहले बताओ, भ से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। शाबाश कृष्णा। पता है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा था? जी बहन जी, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था,
भारत का संविधान। शाबाश मीना। चलो बच्चों, अब भ से किसी जानवर का नाम बताओ। भालू। हाँ, अब भ से शुरू होने वाली किसी चीज का नाम बताओ। भूसा, यानी पशुओं को खिलाने वाला चारा। बिल्कुल ठीक रानो। चलो बच्चों, अब भ से किसी जगह का नाम बताओ। भीलवाड़ा। हाँ सुमी, और भीलवाड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सनल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? स्कूल हो तो ऐसा। आपने जाना ना, स्कूल जाना कितना जरूरी होता है। और बाद में आपको अक्षर एक शब्द अनेक खेलने में मजा आया ना, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ एक अक्षर से अलग-अलग शब्दों को निकाल के खेलिए। इससे आपकी ज्ञान में वृद्धि भी होगी और आपको बहुत मजा भी आएगा। अब बच्चों, समय हो चुका है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए हम लाए हैं विषय विज्ञान का पाठ 3, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। अध्यापक है आशीष गोस्वामी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पूर्व आप सब एक बार मुस्कुराइए, क्योंकि कोरोना काल के इस कठिन दौर में भी हमें अपनी मुस्कान निरंतर बनाए रखनी है। प्यारे बच्चों, हम जो कपड़े पहनते हैं वे रेशों को मशीनों की सहायता से बारीक धागों में परिवर्तित करके बनाए जाते हैं। रेशों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कपड़ों के अलावा भी रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, जैसे थैला, चादर, गलीचा, पर्दे आदि। बच्चों, रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का रेशा प्राकृतिक रेशा होता है, जो पेड़ पौधों, जंतुओं तथा कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास, जूट, नारियल, ऊन, रेशम आदि। दूसरे प्रकार का रेशा संश्लेषित रेशा होता है, जो मानव निर्मित होता है। प्यारे बच्चों, आपने मोतियों की माला तो देखी ही होगी। जैसे अनेक मोतियों को एक एक करके धागे में पिरोकर उसकी माला बनाई जाती है, ठीक वैसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को जोड़कर बनाए जाते हैं। इन छोटी इकाइयों को एकलक कहते हैं। इन एकलक इकाइयों को जोड़ने पर एक बड़ी इकाई बनती है, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है तथा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से बनता है। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ मुख्य संश्लेषित रेशों यथा रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम रेयॉन को समझते हैं। आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि रेशम को
रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रेशा है जिसकी खोज चीन में हुई थी। प्राकृतिक रूप से बनने के कारण यह बहुत महंगा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण रखने वाले संश्लेषित रेशे का निर्माण किया जो रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहलाया। इसे लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है तथा इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाते हैं, जबकि ऊन के साथ मिलाकर गलीचा बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम नायलॉन के बारे में जानते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत दांतों की सफाई से करते हैं। आपको पता है टूथब्रश नायलॉन से ही बनी होती है। आप बाजार जाते हैं तो कपड़े की दुकान पर आपने नायलॉन के कपड़े जरूर देखे होंगे। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जिसे कोयले, जल तथा वायु की सहायता से बनाया जाता है। यह मजबूत, लचीला तथा हल्का होता है। यह चमकीला तथा धुलने में भी आसान होता है। इस कारण यह कपड़े बनाने में अधिक उपयोग आता है। बच्चों, नायलॉन का रेशा इतना मजबूत होता है कि हम इससे पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे रस्से, जुराबे, कारों की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि भी नायलॉन के ही बने होते हैं। आपको पता है नायलॉन का तार धातु के तार से भी अधिक मजबूत होता है। नायलॉन एक बहुत ही उपयोगी रेशा है। बच्चों, अब हम पॉलीएस्टर की चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा संश्लेषित रेशा है जिससे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। इसका कपड़ा सपाट रहता है तथा सरलता से धुल जाता है। टेरेलीन एक लोकप्रिय तथा प्रचलित पॉलीएस्टर है। आप सब ने कभी ना कभी आकर्षक पॉलीएस्टर कमीजें तथा अन्य परिधान जरूर पहने होंगे। इसी प्रकार एक अन्य बहुत ही प्रचलित पॉलीएस्टर पॉलीएथिलीन टरथैलेट है जिसे पेट PET भी कहते हैं। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, तार आदि बनाने में किया जाता है। अब हम संश्लेषित ऊन को समझते हैं जिसे एक्रेलिक भी कहते हैं। प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हम संश्लेषित ऊन से बने स्वेटर, शॉल तथा कंबल का अधिक उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने माता पिता को दिवाली के त्योहार पर पटाखे चलाते समय यह कहते जरूर सुना होगा कि बच्चों, अपने कपड़ों को पटाखों से दूर रखना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े आग जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए पटाखे चलाते समय आपको सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए। बच्चों, अब हम संश्लेषित रेशों के गुणों को समझते हैं। मान लीजिए आप वर्षा ऋतु के समय बाजार जाते हैं तथा अपने साथ एक छाता भी ले जाते हैं, तो बताओ वह छाता किस कपड़े का बना होता है? क्या वो सूती कपड़े का होता है? नहीं ना। बच्चों, सूती कपड़ा पानी को जल्दी सोखता है, इसलिए छाता संश्लेषित रेशे से ही बनाया जाता है क्योंकि वह वाटरप्रूफ होता है, अर्थात पानी को सोखता नहीं है। इस तरह के विशेष गुण होते हैं संश्लेषित
रेशों में। इसी प्रकार संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी सूखते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं तथा सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। आप सभी प्लास्टिक से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि यह वर्तमान में हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोग में आने वाला पदार्थ है। आप सब जानते हैं प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है। यदि आपसे प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के बारे में पूछा जाए तो आप तुरंत बहुत से उदाहरण बता देंगे, क्योंकि यह हमारे आम जीवन का हिस्सा बन गया है। बच्चों, हम यदि एक सामान्य प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भर दें तो वह पिचक जाएगी तथा उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, जबकि यही क्रिया एक कुर्सी पर करें तो वह खराब नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ? इसे जानने के लिए हम प्लास्टिक के प्रकार समझते हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है, जो गर्म करने पर सरलता से पिघलकर मुड़ जाता है। ऐसे प्लास्टिक को हम जिस सांचे में ढालते हैं वह वैसा ही रूप प्राप्त कर लेता है। हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार के प्लास्टिक अधिक काम आते हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, पीवीसी के पाइप, विभिन्न प्रकार के खिलौने, कंघियाँ तथा अलग अलग तरह के पात्र आदि। दूसरे प्रकार का प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसकी विशेषता है कि इसे एक बार किसी सांचे में ढाल दिया जाए तो फिर इन्हें गर्म करके भी नहीं बदला जा सकता है। इस प्लास्टिक के कई प्रचलित उदाहरण हैं। उनमें से बेकेलाइट व मेलामाइन महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, बेकेलाइट ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तन के हैंडल आदि बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार मेलामाइन आग को सहन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पहनने वाली विशेष पोशाक को बनाने में करते हैं। आग सहन करने वाली फर्श की टाइलें तथा अग्निसह रसोई के बर्तन बनाने में भी मेलामाइन का ही उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम प्लास्टिक के गुणों की चर्चा करते हैं। प्लास्टिक अक्रियाशील होता है, अर्थात यह जल तथा वायु से कोई क्रिया नहीं करता। इसी कारण यह जल्दी से खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह हल्का, मजबूत तथा लंबे समय तक बना रहने वाला पदार्थ है। यही कारण है कि हम इसका घरेलू कार्यों में बहुत अधिक उपयोग करते हैं। प्लास्टिक विद्युत का भी कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तारों पर भी प्लास्टिक की ही परत चढ़ाई जाती है। बच्चों, प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे चाय की दुकान पर पहले जहां कांच से बने गिलास काम आते थे, उनका स्थान अब प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल गिलास ने ले लिया है। इसी प्रकार पहले हम जहां लोहे से बनी बाल्टी काम में लेते थे, वही आज हम प्लास्टिक की बाल्टी का उपयोग करते हैं। बाजार में भी
आजकल ऐसे तवे प्रचलित है जिन पर तेल व पानी चिपकता नहीं है। यह तवा विशेष प्लास्टिक टेफ्लॉन से बना होता है। आजकल इन नॉन स्टिक तवों का बहुत अधिक प्रचलन है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्लास्टिक के अच्छे गुणों को तो जान लिया है, लेकिन क्या आप सबको पता है कि यही प्लास्टिक वर्तमान में हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके पीछे के कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। घर की साफ सफाई के दौरान हम दो तरह का कचरा इकट्ठा करते हैं। एक तो वह जो अपने आप नष्ट हो जाता है तथा दूसरा जो अपने आप नष्ट नहीं हो पाता। बच्चों, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे सब्जी के छिलके, खेती करने के बाद बचे अपशिष्ट, गाय का गोबर, सड़ी गली पत्तियां आदि। इनका अपघटन वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा कर दिया जाता है। इन अपशिष्टों से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन दूसरे प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इन्हें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। इनका प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं होता है। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक एक मुख्य जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, इसलिए यह हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। जैसे जैसे प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यह पर्यावरण प्रदूषण का भी मुख्य कारण बनता जा रहा है। प्लास्टिक का अपघटन होने में कई वर्ष लगते हैं और यदि इसे जलाया जाए तो भी यह पूर्ण रूप से नहीं जलता। उदाहरण के लिए एक पॉलीथीन की थैली को मिट्टी के नीचे दबाने पर भी वह कई वर्षों तक नष्ट नहीं हो पाती तथा भूमि को भी बंजर बना देती है। यदि हमने प्लास्टिक का कोई दूसरा विकल्प नहीं खोजा तो भविष्य में यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा तथा उस समय इस पर पार पाना असंभव सा होगा। इसलिए प्लास्टिक के कम से कम उपयोग पर जोर देवें। इस महत्वपूर्ण बात को आप सदैव याद रखें। प्यारे बच्चों, हमेशा बाजार जाते समय सूती कपड़े से बना थैला ही लेकर जाएं तथा अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए जागरूक करें, क्योंकि किसी एक के प्रयास से हम इस समस्या पर पार नहीं पा सकते हैं। हम सभी के सम्मिलित प्रयास से ही हमारा पर्यावरण प्लास्टिक से मुक्त हो सकेगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि प्लास्टिक के कचरे को कभी भी इधर उधर ना फेंके, उसे अलग से इकट्ठा करके रखें तथा अपने घर पर जो कचरे की गाड़ी आती है उसी में ही डालें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है तो 5R सिद्धांत का पालन करना होगा। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने जीवन में 5 आदतें डालनी हैं। पहला, किसी वस्तु का उपयोग कम से कम करिए। दूसरा, उसका पुनः उपयोग करने की आदत डालें। तीसरा, उसको पुनः चक्रण हेतु कबाड़ी को देवें। चौथा, उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें।
तथा 5वां उसका उपयोग ना करने की आदत डालें। इन सभी का नियमित पालन करके हम प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आज की इस चर्चा से आपने संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अंत में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 8 के विषय विज्ञान के पाठ 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, जिसे बता रहे थे अध्यापक आशीष गोस्वामी। तो बच्चों, अब समय हो चुका है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का पाठ 1 जीव जगत का वर्गीकरण, और अध्यापिका है अर्चना परमार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय के अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है। जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अरस्तु ने पादपों को बाह्य लक्षणों के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में वर्गीकृत किया तथा प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया, लेकिन इस वर्गीकरण को मान्यता नहीं दी गई। बच्चों, अब हम बात करेंगे सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए दी गई द्विजगत पद्धति की, जो कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। इस वर्गीकरण पद्धति में सभी जीवों को पादप जगत और जंतु जगत में वर्गीकृत किया गया, लेकिन द्विजगत पद्धति को भी अधिक मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधियां, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी इसमें शामिल किया गया। प्यारे बच्चों, सन 1969 में वैज्ञानिक R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। इस पद्धति में समस्त जीवों को 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत में वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण विधि, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध थे। बच्चों, अब हम 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षणों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कोशिका संरचना की जटिलता है। हम जानते हैं कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है तथा सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को मोनेरा जगत में तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत में रखा गया। बच्चों, 5 जगत वर्गीकरण का दूसरा मूल लक्षण शारीरिक संगठन की जटिलता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में कुछ जीव एक कोशिकीय तथा कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है तथा बहुकोशिकीय जीवों को कवक, पादप व जंतु जगत में रखा गया है। प्यारे बच्चों, वर्गीकरण का तीसरा मूल लक्षण पोषण विधि है। पोषण विधि के आधार पर स्वपोषी को पादप जगत में तथा परपोषी को कवक व जंतु जगत में रखा गया है। बच्चों, वर्गीकरण का चौथा मूल लक्षण जीवन शैली है, जिसमें उत्पादक व उपभोक्ता को रखा गया है। हरे पौधों जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, तथा जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी प्रकार के हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, वर्गीकरण का 5वां लक्षण जाति वृत्तीय संबंध है, जिसमें जीवों की विभिन्न जातियों, संबंधों और जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सबसे पहले शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स का विकास हुआ।
बच्चों, अभी तक हमने 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षणों की जानकारी प्राप्त की। अब हम एक एक जगत के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनिरा जगत के मुख्य लक्षणों। मोनिरा जगत के जीवों की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है तथा इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रदपी जालिका अनुपस्थित होते हैं। मोनिरा जगत में सभी जीवाणु को रखा गया है। मोनिरा जगत के जीव स्वपोषी व परपोषी दोनों हो सकते हैं। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु व रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं, जबकि परपोषी में परजीवी, मृतोपजीवी व सहजीवी जीव आते हैं। मोनिरा जगत में आने वाले सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। द्विकुंडलित नग्न डीएनए पाया जाता है जिसे केंद्रकाप कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते। माइकोप्लाज्मा के अलावा मोनिरा जगत के अन्य सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं तथा कायिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जीवाणु के प्रकार की, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया व यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहले हेलोफिल्स, जो अति लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरे थर्मोएसिडोफिल्स, जो गर्म झरनों जहां तापमान 80 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है पाए जाते हैं। तीसरे आर्की बैक्टीरिया मीथेनोज हैं, जो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं तथा कुछ जंतुओं जैसे गाय, भैंस की रूमेन में भी पाए जाते हैं तथा इन जंतुओं के गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। आर्की बैक्टीरिया के सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम सदस्य माने जाते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं जीवाणु के दूसरे प्रकार यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को सत्य या वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जल, थल, वायु, धूल, मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जिनकी संरचना सरल होती है। यू बैक्टीरिया की कोशिका में मीजोसोम नामक संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। यू बैक्टीरिया में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, अब हम 5 जगत वर्गीकरण के दूसरे जगत प्रोटिस्टा जगत पर चर्चा करेंगे। जगत प्रोटिस्टा में समस्त यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक होने के कारण इनमें सत्य केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के कुछ सदस्य स्वपोषी होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, परंतु कुछ सदस्य परजीवी भी होते हैं जैसे प्रोटोजोआ। बच्चों, अब हम प्रोटिस्टा जगत के एक सदस्य पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही रोचक होने के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है तथा पादप जीवन दर्शाता है, परंतु प्रकाश की अनुपस्थिति में यूग्लिना परजीवी हो जाता है और जंतु की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए यूग्लिना को पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला क्राइसोफाइटा है। क्राइसोफाइटा समूह में डायटम्स व सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं, को रखा गया है। क्राइसोफाइटा के सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। डायटम्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिनके बीच बीच में सिलिका पाई जाती है। सिलिका का विघटन नहीं होने के कारण डायटम्स की मृत्यु के बाद सिलिका समुद्र की सतह पर इकट्ठी हो जाती है। करोड़ों वर्ष बाद समुद्र की सतह पर सिलिका के जमाव को डायटमी मृदा कहा जाता है। डायटम्स में क्लोरोफिल ए, सी व जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा जगत का दूसरा समूह डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबाई की दिशा में तथा दूसरा भित्ति खांचों के रूप में अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित रहता है। डायनोफ्लैजिलेट का एक उदाहरण गोनियोलैक्स है, जो लाल रंग का होता है। समुद्र में इसकी संख्या बढ़ जाने पर समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी
क्लोरोफिल ए, सी व जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत का तीसरा समूह यूग्लिनोइड्स हैं, जो तालाबों व गड्ढों के ताजा जल में पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इनके बाहर पैक्टिन पदार्थों से बना हुआ एक आवरण होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। यूग्लिनोइड्स में फ्लैजिला के पास एक उभरी हुई संरचना प्रकाश बिंदु या द्विक बिंदु पाई जाती है, जो प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराती है। यूग्लिनोइड्स के कोशिका द्रव में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो परासरण नियमन का कार्य करती है। यूग्लिनोइड्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत का चौथा समूह अवपंक कवक हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अवपंक कवक भूमीय जीव हैं, जो नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अवपंक कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तथा ये परपोषी होते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत का पांचवा समूह प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ समूह में रखे गए सभी जीव एक कोशिकीय व सुकेंद्रकीय होते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं तथा भक्षी या परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआ समूह को भी वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला वर्ग अमीबीय प्रोटोजोआ है, जिसमें अमीबा की सभी जातियों को रखा गया है। अमीबीय प्रोटोजोआ जलीय जीव होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अमीबीय प्रोटोजोआ के शरीर पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। पादाप का उपयोग अमीबा चलने व भोजन को निगलने में करता है। कुछ अमीबा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में रहता है तथा अमीबीय पेचिस रोग उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ के दूसरे वर्ग में कशाबी प्रोटोजोआ आते हैं, जिनमें कशाब विद्यमान होता है। उदाहरण ट्रिपेनोसोमा मनुष्य में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग उत्पन्न करता है। बच्चों, प्रोटोजोआ समूह का तीसरा वर्ग पक्षमापी प्रोटोजोआ का है, जिनमें पक्षमाप पाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करते हैं। उदाहरण पैरामीशियम, जिसमें मुंह रूपी गुइका पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन कण गुइका में प्रवेश करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ समूह का चौथा वर्ग स्पोरोजोआ है, जिसमें सभी जीव परजीवी होते हैं। उदाहरण प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, जिसका वाहक मादा एनाफ्लीस मच्छर होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण के तीसरे जगत कवक जगत की। प्यारे बच्चों, आपने अचार, मुरब्बा, नम रोटी व सड़े हुए फलों पर काले, हरे व सफेद रंग की संरचना तो अवश्य ही देखी होगी। ये ही कवक होते हैं। कवक सर्वव्यापी होते हैं, जो पौधों पर परजीवी या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक सड़े गले खाद्य पदार्थों, मृत जीवों के अवशेष पर पाए जाते हैं, इसीलिए मृतोपजीवी कहलाते हैं। बच्चों, कवक की संरचना एक कोशिकीय जैसे ईस्ट व बहुकोशिकीय होती है। बहुकोशिकीय संरचना पतले धागेनुमा कवक सूत्र से मिलकर बनी होती है। कवक सूत्र के समूह को कवक जाल कहते हैं। कवक सूत्र 2 प्रकार का होता है, पट्टीय व अपट्टीय। अपट्टीय कवक सूत्र को संकोशिकी भी कहते हैं, क्योंकि इनके कोशिका द्रव में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। बच्चों, कुछ कवक सहजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं, जैसे लाइकेन। कवकों में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि द्वारा होता है। कवकों में कायिक जनन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, कवकों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला वर्ग फाइकोमाइसिटीज है, जिसके सदस्य जलीय व स्थलीय दोनों होते हैं। कवक सूत्र अपट्टीय व संकोशिकीय होता है। जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। उदाहरण एल्बुगो, म्यूकर, राइजोपस आदि। बच्चों, कवकों का दूसरा वर्ग एस्कोमाइसिटीज है, जिसमें स्थलीय कवक आते हैं। इन्हें थैली फंजाई भी कहा जाता है। कवक सूत्र पट्टीय होता है तथा ये मृतोपजीवी परजीवी कवक हैं, जैसे एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा आदि। प्यारे बच्चों, कवकों का तीसरा वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज है, जिसमें स्थलीय कवक आते हैं। कवक सूत्र पट्टीय होता है तथा ये क्लब फंजाई भी कहलाते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है तथा अलैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता, जैसे ऑस्ट्रिलेगो, पक्सीनिया, अगेरिकस, जिसे मशरूम भी कहा जाता है। बच्चों, कवक जगत का चौथा वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज है, जिन्हें अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। कवक सूत्र
पटीय होते हैं तथा ये कवक स्थलीय होते हैं। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है, जैसे अल्टरनेरिया, कोलोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा आदि। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे 5 जगत वर्गीकरण के चौथे जगत पादप जगत की। पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इन जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी भी होते हैं, जैसे ब्लैडर बर्ड तथा वीनस फ्लाईट्रैप, तथा कुछ पौधे परजीवी भी होते हैं, जैसे अमरवेल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण के 5वें और अंतिम जगत जंतु जगत की। जंतु जगत में वे यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी तथा बहुकोशिकीय होते हैं। जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा जंतुओं में क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। लैंगिक जनन नर व मादा के संगम से होता है और बाद में उससे भ्रूण का विकास होता है। प्यारे बच्चों, विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, उसमें लाइकेन व अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड्स तथा प्रियोन के बारे में नहीं बताया। अब हम इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, हम सभी को कभी ना कभी जुकाम होता है, तो क्या आप जानते हो कि इसका वायरस हमें कैसे प्रभावित करता है? वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि वायरस जब किसी जीवित कोशिका के अंदर होते हैं तो ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं और अपने डीएनए की प्रतिकृति करते हैं, लेकिन जब ये जीवित कोशिका से बाहर रहते हैं तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। वायरस का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है, जो कैप्सिड कहलाता है। प्रोटीन के अतिरिक्त वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है। वायरस का न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है तथा सभी जंतु वायरस में दोहरी लड़ी वाला आरएनए या डीएनए होता है। प्यारे बच्चों, कुछ वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। वायरस से चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी HIV वायरस के कारण होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स की, जिसकी खोज एक वैज्ञानिक T.O. डायनर ने आलू में की। यह आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग उत्पन्न करता है। वायरॉइड्स में एक गोलाकार एक रज्जु की आरएनए अणु होते हैं, जो कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। वायरॉइड्स में प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता, अतः इसे नग्न विषाणु कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगले सूक्ष्मजीव प्रियोन पर चर्चा करेंगे, जिनमें सिर्फ नग्न प्रोटीन अणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इनमें ना तो डीएनए होता है और ना ही आरएनए। इनके प्रोटीन अणु लगभग 250 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं लाइकेन की। शैवाल तथा कवक के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में शैवाल व कवक साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन के शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक घटक को कवकांश कहते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर कवक को देते हैं और बदले में कवक खनिज एवं जल का अवशोषण कर शैवाल को देते हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा व आप इसे पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का पाठ 1 जीव जगत का वर्गीकरण, जिसे बता रही थी अध्यापिका अर्चना परमार। बच्चों, कैसा लगा आपको आज का शिक्षावाणी कार्यक्रम? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और बच्चों, योगिता दीदी आपको एक खास बात बताना चाहती है। हम जानते हैं कोरोना कम हो चुका है, पर यह भी सच है कि कोरोना नहीं गया है। अगर लापरवाहियां वापस उसी तरह से बढ़ी ना, तो कोरोना की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। तो बच्चों, अपना आप ध्यान रखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और जो घर में बड़े हैं जो नहीं कर रहे हैं ना,
उनको आप सचेत कीजिए कि कोरोना की गाइडलाइंस का अगर हम सब पालन करेंगे ना तो देखना ये कोरोना एक दिन भाग जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब स्वस्थ रहे और कोरोना से मुक्त हो जाए, आज्ञा दीजिए अपनी योगिता दीदी को। करती हूँ नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम शिक्षा वाणी।